नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस गाइस। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है नेशनल इनकम। लास्ट लेक्चर में ही हमने नेशनल इनकम को पढ़ना शुरू किया था। उसका कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अभी तक हमने ये समझा था कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो उसके अलग अलग एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये अलग अलग तरीके के उसके एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, हमने इनमें से कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कुछ आज पढ़ेंगे। हमने ये समझा था कि नेशनल इनकम क्या होती है कि एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी कमाई की जाती है उस सारी कमाई को अगर हम जोड़ दें तो देश की कमाई निकल के आएगी, उसको आप कहोगे नेशनल इनकम। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह पे है। जैसे पॉलिसी मेकिंग के लिए जिस समय हमको इंडिया की ग्रोथ देखनी है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हम नेशनल इनकम का सहारा लेंगे, है ना। हम कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर हमारा जीडीपी कितना था, दिस ईयर हमारा जीडीपी कितना है। दैट्स हाउ वी विल कंपेयर अवर, वी विल इंश्योर अवर ग्रोथ। उसके लिए काम में आता है। फिर हमने ये भी देखा था कि नेशनल इनकम और कहाँ पे काम में आता है। तो नेशनल इनकम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे हमने कहा कि वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इनटू द वर्ल्ड, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे कहा? हमने नेशनल इनकम के आधार पे कहा। हमने क्या किया? इंडिया की नेशनल इनकम और अलग अलग देशों की नेशनल इनकम को कंपेयर किया, एंड दैट्स हाउ वी अराइव एट अ कंक्लूजन दैट वी एज इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इनटू द वर्ल्ड, है ना। तो इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फिर हमने समझा था कि नेशनल इनकम को काउंट कैसे किया। फिर में हमने समझा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है। सॉरी, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस समझ लिया था हमने। जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम इज प्योरली अ ग्रोथ डेटा। ये किस्सा ग्रोथ डेटा है, ये डेवलपमेंट का नहीं है हिस्सा। तो डिफरेंस क्या समझा था मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में? तो सिंपल है, ग्रोथ जो होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है, सॉरी क्वांटिटेटिव, माय मिस्टेक। ग्रोथ कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है, जबकि डेवलपमेंट कैसी होती है? वो क्वालिटेटिव होती है। व्हाट डू मीन बाय दिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? कि मान लो लास्ट ईयर मेरी 100 रुपए की जीडीपी थी और दिस ईयर मेरी 110 रुपए की जीडीपी होगी, मतलब 10 रुपए से जीडीपी बढ़ गया ना, तो मेरी इनकम 10 रुपए से बढ़ी है, तो ये ग्रोथ है। अब ये क्वांटिटी बढ़ी है, इसलिए हमने इसको क्वांटिटेटिव एंटिटी कहा है ग्रोथ को। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता ना कि देश के अंदर किन किन लोगों की कितनी इनकम बढ़ी है, क्या सबकी एक जैसी बढ़ी है या फिर देयर इज अ इनकम गैप, कैसा है। हमको बाकी की पिक्चर नहीं समझ में आती, बस इतना समझ में आता कि ओवरऑल इंडिया की जीडीपी बढ़ गई है, तो दिस इज योर ग्रोथ। बट व्हाट इज डेवलपमेंट? जब हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ हुई है क्या वो सब में एक जैसी हुई है। अच्छा, जो ग्रोथ हुई है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब लोगों में उस ग्रोथ से एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, हेल्थ का स्तर बढ़ा है, सोशल एम्पावरमेंट हुई है क्या लोगों की। जब हम ये सारे पैरामीटर्स भी चेक करेंगे तब हम कहेंगे कि वो डेवलपमेंट है। अगर इन सारे पैरामीटर्स में भी आपको ग्रोथ दिखाई देती है तो आप क्या कहोगे? उस चीज को डेवलपमेंट। सो ग्रोथ इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डेवलपमेंट। पहले ग्रोथ आएगी उसके बाद डेवलपमेंट आएगी, बिकॉज बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती वहां पे। तो यही चीज हमने यहाँ पे देखी थी, दोनों के बीच में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, दैट ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म व्हाइल डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव टर्म। डेवलपमेंट आपको क्वालिटी के बारे में बताता है, डेवलपमेंट किसके बारे में बताता है? आपको क्वालिटी के बारे में बताता है। तो ये डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसके अलावा हमने अलग अलग मेथड्स देखे थे जीडीपी कैलकुलेट करने की। तो एक थी इनकम मेथड, एक थी प्रोडक्ट मेथड, एक थी एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज इनकम मेथड? तो सिंपली जब हम इंडिया के सारे लोगों की इनकम को काउंट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तब हम समझेंगे कि वो क्या है, इनकम मेथड से आई हुई नेशनल इनकम है। व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड? जब हम इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को काउंट करेंगे और उनके एमआरपी को, मतलब उनकी प्राइजेस को, उनके फाइनल प्राइजेस को हम ऐड कर देंगे तब हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी मिलेगा।
व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? जब हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर सारे लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, हम उस सारे खर्चे को ऐड कर देंगे, तब हमको मिलेगी एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी। आइडियली इनकम मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, तीनों मेथड से जीडीपी केसेस इक्वल आएगी। तीनों मेथड से जीडीपी कैसे आएगी आपकी? इक्वली आएगी वहां पे। बट प्रैक्टिकली सब में अंतर होता है अलग अलग, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वहां पे। जैसे इनकम मेथड की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि इंडिया में सब लोग अपनी इनकम सही से नहीं बताते, कुछ नकली या फिर गलत इनकम बता देते, उसके कारण इनकम मेथड में गड़बड़ी आ जाएगी। प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी गड़बड़ी हमने देखी थी कि सारे लोग अपने सही से खर्चे नहीं बताएंगे वहां पे। तो जब वो अपने सही से खर्चे नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी होगा शायद से, उसके कारण खर्चे हो रहे, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। प्रोडक्ट मेथड की प्रॉब्लम क्या थी कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो है ना, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा था ना, उसको ऐड नहीं किया जाता, मतलब वो उससे बाहर रह जाता है। तो इसके कारण प्रोडक्ट मेथड से भी पूरी हमको वैल्यू नहीं मिलती है। सो दैट्स व्हाई तीनों में जो है ना कहीं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इसके कारण तीनों इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन आइडियली तीनों कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखा था कि इनकम मेथड क्या होती है, प्रोडक्ट मेथड क्या होती है एंड एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ठीक है। फिर हमने ये समझा था कि सारा जो नेशनल इनकम का डेटा है वो कौन निकालता है? तो वो एक संस्था निकालती है जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, है ना। पहले एनएसओ के पहले दो संस्थाएं होती थी, एक होती थी एनएसएसओ और सीएसओ। 2019 में दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद क्या संस्था बनी? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, यही सारा आपका नेशनल इनकम का डेटा जनरेट करती है और पब्लिश करती है। इसके बाद हमने ये एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया था। हमने लास्ट लेक्चर में पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये पढ़ा था हमने। व्हाट इज जीडीपी? तो सिंपल टर्म में अगर मैं एक बात बोलूं कि एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं, फिर वो सिटीजन हो कि फॉरेनर हो, है ना, रेसिडेंट, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था कि देश के अंदर जितने भी रेसिडेंट है, वो जितने भी पैसा कमाएंगे, उनकी कमाई मतलब देश की कमाई है। फिर वो आप इनकम मेथड से काउंट करो, फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करो, या फिर आप प्रोडक्ट मेथड से काउंट करो, इस देश के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको अगर आप मिला दो, तब आपको मिलेगा देश का जीडीपी। एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिला था कि इस देश के अंदर एक साल में जितना भी खर्चा किया जा रहा है लोगों द्वारा, फिर वो लोग सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, दोनों, हाँ, उनकी इनकम को अगर आप ऐड कर दोगे, उनके खर्चों को अगर आप ऐड कर दोगे, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, स्टैंड फॉर सी, I stand for investment, G stand for government consumption यानी government expenditure, and X minus M stand for export minus import। तो ये नेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नेट खर्चा, ये तो नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। तो इन सबको मिला दोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? जीडीपी। ये आपकी एक्सपेंडिचर मेथड से, ये डेफिनेशन कहां से आ रही है? एक्सपेंडिचर मेथड से आ रही है। तो यहाँ पे हमने सारा इंडिया का खर्चा कवर कर लिया है ना। ये सी मतलब सारे प्राइवेट कंजम्पशन, जितने भी प्राइवेट कंजम्पशन आप में ये सब कर रहे थे, ये सी में आएगी। आई में आएगी पूरी इंडिया की इन्वेस्टमेंट, जी में आएगी भारत सरकार के सारे कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस में मतलब इंडिया के अंदर जो भी नेट एक्सपोर्ट है वो उसका वैल्यू आएगा। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। याद रखना, जीडीपी के अंदर नेशनल और फॉरेनर्स सबकी इनकम को ऐड करेंगे हम, यहाँ पे किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया के बाहर की इनकम को नहीं काउंट कर रहे अभी तक, बस इंडिया के अंदर की एक साल की इनकम को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। दिस इज योर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हमने समझा था जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी और जीएनपी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है कि जीएनपी के अंदर जो है ना, इंडिया के बाहर की भी इनकम काउंट की जाएगी। इंडिया के बाहर की इनकम, उसको आपने कहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेट इनकम होगी।
मतलब कैसे कि इंडिया के अंदर इंडियन सिटीजन है और फॉरेनर्स भी है, तो जीडीपी के अंदर हमने फॉरेनर्स की भी इनकम को काउंट किया था, है ना। अब क्या करेंगे जीएनपी के अंदर कि फॉरेनर्स की इनकम को जाने देंगे और जो इंडिया के बाहर के जो सिटीजन है ना उनकी इनकम को ऐड कर देंगे। तो उसको आपने कहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करेक्ट। इंडिया के बाहर की भी इनकम हमने ऐड कर दी यहाँ पे। तो दिस इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सिंपल टर्म में यही है। अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो फिर ये आपके सामने रखिए यहाँ पे, दैट जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी जो हमने लास्ट टाइम में कैलकुलेट किया था प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये उसकी डेफिनेशन निकल के आती है। अब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये भी बताया था मैंने क्या होता है कि मान लो रेमिटेंसेस आ रहे हैं आपके, है ना, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो इनकम के ऊपर, सॉरी लोन्स के ऊपर, आप ग्रांट रिसीव कर रहे हो, ये सारी इनकम आप इसमें ऐड कर दोगे, तो दिस इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। ये नेट इनकम आएगी, मतलब ग्रांट आ रहे तो जा भी रहे तो उसका नेट बैलेंस, रेमिटेंसेस आ रहे तो जा भी रहे उनका नेट बैलेंस, इंटरेस्ट आ रहा है तो दिया भी जा रहा है उनका नेट बैलेंस। ये सारा अगर आप नेट बैलेंस मिक्स करोगे और जीडीपी के साथ ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। फिर मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, दैट जीडीपी के अंदर रेसिडेंट ये कंपोनेंट यूज में आता है, रेसिडेंट के अंदर फॉरेनर्स भी आएंगे और कंट्री के लोग भी आएंगे, जबकि जीएनपी के अंदर फॉरेनर्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसे इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको इंक्लूड करेंगे, उनकी इनकम को इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, करेक्ट। दैट नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी समझाया था मैंने, नेट नेशनल प्रोडक्ट, व्हाट इज नेट इनकम हियर, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगी नेट इनकम, ठीक है ना। आप हम लोगों ने पढ़ा था जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तब आपको मिलेगी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी बताया था मैंने, इट्स अ वेयर एंड टियर लॉसेस, कि कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसको यूज करने के बाद उसमें वेयर एंड टियर होता है, मतलब एक तरीके से उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है ना। जैसे मान लो आपने गाड़ी 1 महीना यूज की तो गाड़ी डैमेज हुई होगी थोड़ी सी, तो मेंटेन करके आप उसके डैमेज को रिकवर करोगे बाद में, तो ये वो जो डैमेज हो रहा है वो डेप्रिसिएशन, वो चीज क्या है, डेप्रिसिएशन। तो जब आप इंडिया की पूरी इनकम मतलब जीएनपी से ये सारा डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब आपको मिलेगी नेट इनकम, मतलब ये प्योर फॉर्म ऑफ इनकम है इंडिया की, है ना। डेप्रिसिएशन को आप एक तरीके से खर्चा मान सकते हो कि ये खर्चा है इकोनॉमी के अंदर। तो जीएनपी से अगर आप इस खर्चे को माइनस कर दोगे तब आपको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, ठीक है। तो ये एनएनपी होता है आपके पास, तो वही है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे उसकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी दी थी कि व्हाट इज, तो ये जीडीपी हो गया, ये हो गया आपका जीएनपी यहाँ तक के, ठीक है ना, माइनस डेप्रिसिएशन। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों माइनस किए यहाँ से, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे निकाली हमने, ये कहाँ पे निकाली, फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है ये थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, अभी के लिए इतना याद रखो, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज योर मार्केट प्राइस। अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो, बस उसी को यहाँ पे एडजस्ट करके उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक ये पढ़ा था कि ये सारे कंपोनेंट उसके अंदर आए थे। आज इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, राइट। उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनल इनकम, व्हाट इज पर्सनल इनकम। कैसे एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मान लो आप एक सैलरी एम्प्लॉयड हो, ठीक है, और आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है वहां पे। तब आप 1 लाख रुपए की सैलरी के अंदर आपका पीएफ कट रहा होगा, मान लो 12%, 12.5% आप वहां पे पीएफ के अंदर दे रहे हो, आपकी बेसिक सैलरी का देते हो मान लो, तो इसी से दे रहे हो आप, तो कैलकुलेशन आसान करते हो। तब आप 12,500 रुपए पीएफ में दे रहे हो वहां पे, तो 1 लाख रुपए में से 12,500 रुपए कट गए, बच गए आपके 87.5 थाउजेंड रुपीज। अब इतनी सैलरी आपके पास आएगी, दैट डजंट मीन कि आपकी सैलरी
87.5 थाउजेंड रुपीज है। आपकी पूरी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए। लेकिन ये जो पैसा कटा है ना पीएफ का, ये अभी आपको नहीं मिल रहा है, ये बाद में मिलेगा। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये 12,500 रुपए आपने कमाए हैं लेकिन आपको मिले नहीं, है ना? ये बाद में मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन अभी के लिए ये पैसा आपने कमाया तो है लेकिन मिले नहीं है। तो दिस इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये जो 12,500 रुपए ना, ये क्या है? इनकम, सॉरी, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, करेक्ट? ये 12,500 रुपए, ठीक है। एक ये टाइप हो गया। अब एक दूसरा चीज बताता हूं आपको कि मान लो कि आप नरेगा स्कीम के अंदर, NREGA नरेगा स्कीम के अंदर आप एक लेबर हो, ठीक है। अब आपने क्या किया? नरेगा स्कीम का वादा है कि जो भी डिमांड करेगा उसको काम मिलेगा, ठीक है। तो 15 डेज के अंदर डिमांड करने वाले को काम मिलना चाहिए। कि मान लो आज 1 जनवरी है और आपने एप्लीकेशन किया आपके ग्राम पंचायत में दैट आपको काम चाहिए और 15 जनवरी तक आपको काम मिलेगा। अगर नहीं मिलता है 15 जनवरी को, तो 16 जनवरी से आपको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या मिलेगा आपको? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 16वें दिन से, ठीक है। तो ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता, इसको कहेंगे आप बेरोजगारी भत्ता। अब एक बात बताओ, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है, क्या ये आपने कमाया है? नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये मिल गया, है ना? तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मान लो आपने 100 रुपए पर डे का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कमाया, वहां पे मिला आपको। आप क्या कहोगे? ये जो 100 रुपए आपने जो आपको जो मिले ना, ये आपने इनकम कमाई नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये पैसा मिला है। दैट मीन्स इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड। हमने 2 तरीके के यहाँ पे चीजें देखी है हमारे इनकम के अंदर, है ना? हमारे फाइनल इनकम के अंदर हमने 2 तरीके की चीजें देखी यहाँ पे एग्जाम्पल में। पहली चीज देखी कि जिसको कमाया जा रहा है लेकिन वो नहीं मिल रही है अभी के लिए। दूसरी चीज देखी हमने कि जिसको कमाया नहीं जा रहा है लेकिन अभी वो मिल गई, जैसे अलाउंस। तो ये 2 तरीके की चीजें होती है, करेक्ट। आपकी पर्सनल इनकम इन दोनों चीजों से अफेक्ट करती है। आपकी पर्सनल इनकम इन दोनों चीजों से अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे पूरी आपकी इनकम थी, मान लो कि आपकी फैमिली है, ठीक है। अगर आपके फैमिली की इनकम हमको काउंट करनी है तो फैमिली के अंदर 2 भाई है, ओनली 2 ब्रदर्स, है ना। पहला जो है वो हमारे केस में जो 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है, दूसरा जो है वो NREGA उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कमा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तब इन दोनों की इनकम, मतलब ये परिवार की इनकम हो जाएगी ना। तो ये भाई साहब कितना कमा रहा है पे? 87.5 थाउजेंड रुपीज प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितना है आपका? 100 रुपए, करेक्ट। इतना आएगा, करेक्ट। और इसके अंदर से आपने ये जो लाख रुपए, उसमें से कितना, सॉरी ये 1 लाख रुपए, माय मिस्टेक, ये कितना? 1 लाख रुपए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब हमारी पर्सनल इनकम कितनी निकल के आएगी दोनों भाइयों की मिलके? तो पहला भाई 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, प्लस दूसरा भाई 100 रुपए अलाउंसेस के कमा रहा है। लेकिन पहले भाई की पूरी 1 लाख रुपए इनकम आई क्या हाथ में? नहीं। तो 12,500 रुपए वो जो पीएफ के कटे थे वो डिडक्ट कर दिया आपने। तब आपकी पूरी इनकम निकल के आएगी 87.6 थाउजेंड रुपीज। इतनी आएगी ना आपकी, मतलब 87,600 रुपीज। इतनी आपकी पर्सनल इनकम आ गई, है ना। अब ये कैसे आ रहा है वो यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, दैट नेशनल इनकम, मतलब ये हो गया आपकी नेशनल इनकम, करेक्ट, माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। मतलब ये वो पैसा है जो कमाया गया है लेकिन ये मिला नहीं है, ठीक है।
उसके अंदर से सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जैसे पीएफ है ना, ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, मतलब ये पैसा कमाया नहीं है लेकिन ये फिर भी मिल गया हमको, जैसे ये क्या बोलते हैं हम, अलाउंस हमने कमाया है। तो जब इन सब इनकम को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे हाथ में जो पैसा आएगा दैट इज पर्सनल इनकम। ये क्या है, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम गाइस क्या होती है, पर्सनल इनकम मतलब ऐसी इनकम होती है जिसके अंदर आप कुछ पैसा कमाते हो लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आता है, तो उसको आप एक्सक्लूड करोगे, उसको निकाल दोगे, माइनस कर दोगे। और कुछ पैसा आप कमाते नहीं हो लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो किसी स्कीम के जरिए से होगा, किसी न किसी तरीके से होगा, लेकिन वो पैसा आपको मिलता है, तब आपने उसको ऐड कर दिया। सो दिस इज योर पर्सनल इनकम, है ना। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, उसको माइनस कर दोगे, प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, उसको ऐड कर दोगे। जैसे ये क्या है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, और ये क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये दो तरीके की इनकम को आपने एडजस्ट कर दिया तो आपको मिल गई पर्सनल इनकम। इस तरीके से हम देश की पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज योर पर्सनल इनकम। It is the total money income received by individual and household of a country from all possible sources before direct taxes. ठीक है ना, therefore personal income can be expressed as, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर दिया, क्योंकि ये हम कमा रहे लेकिन मिल नहीं रहे ना, तो उसको भी हमने माइनस कर दिया। तो वही सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट टैक्सेस, इनको आप कमा रहे हो लेकिन ये आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो आप नेशनल इनकम से इसको माइनस कर दोगे, प्लस जिसको कमाया नहीं वो भी आ गया तो आपने उसको ऐड कर दिया। तो दिस इज योर पर्सनल इनकम। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते। डिस्पोजेबल इनकम। नाउ व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? सी गाइस, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि जो पैसा आप डायरेक्टली खर्चा कर रहे हो वहां पे जैसे कि मान लो आपकी लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, लाख रुपए की सैलरी में आप 10% पीएफ दे रहे हो, ठीक है, और वहां पे आप 30% टैक्सेस दे रहे हो, तो ये पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, तो ये पैसा कट के आपके हाथ में जो भी पैसा आएगा दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये जो पैसा है ना, ये आप डिस्पोज कर सकते हो, इसको आप खर्चा कर सकते हो मार्केट के अंदर, तो दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। तो इट इज द इनकम लेफ्ट विद इंडिविजुअल आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। आपने पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, तब आपको क्या मिल गई वहां पे, डिस्पोजेबल इनकम। इट इज द एक्चुअल इनकम लेफ्ट फॉर डिस्पोजेबल और दैट कैन बी स्पेंड फॉर कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल्स। तो ये वो पैसा आपके हाथ में बचा है जिसको आप खर्चा करोगे वहां पे। तो इतना तो सबको पता है कि हम कहते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी है, किसी से हम साधारण पूछते कि चलो मेरे पास मान लो कि मेरी लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन हम आगे वाला सवाल क्या पूछेंगे कि इतना बता दे भाई इन हैंड सैलरी कितनी। आप जिसको इन हैंड सैलरी कह रहे हो वो बेसिकली क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि ये जो टैक्सेस का पैसा है ये आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो आपने इसको सैलरी से डिडक्ट करके ही इन हैंड सैलरी काउंट करोगे आप वहां पे। सो दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। अंडरस्टूड? तो पर्सनल इनकम क्या होती है कि पूरी इनकम से आप वो पैसा डिडक्ट कर दोगे जो पैसा आपने कमाया है लेकिन सोशल सिक्योरिटीज के अंदर डिडक्ट किया जा रहा है, और उस पैसे को ऐड कर दोगे उसके अंदर, पर्सनल इनकम के अंदर, जो आपने कमाया नहीं है लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है थ्रू अलग अलग स्कीम्स, जिसको आप ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कहते हो। ओके, तो वो पर्सनल इनकम होगी। अब इस पर्सनल इनकम से जो आप टैक्सेस माइनस करोगे तब आपको मिलेगी डिस्पोजेबल इनकम। मतलब नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम कम होगी, अगर ट्रांसफर पेमेंट कम है तो पर्सनल इनकम से आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी बिकॉज ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम। अब ये चीज क्या होती है, पर कैपिटा इनकम? सी गाइस, पर कैपिटा इनकम इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। ये नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है। इट इज अ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब ये चीज क्या है, ये भला क्या है? तो ये आपको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बताएगा, लिविंग ऑफ
स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, मतलब ये लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये होती है पर कैपिटा इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सी गाइस, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो पर कैपिटा इनकम मतलब देश के अंदर लोगों की एवरेज इनकम होती है। उस देश के अंदर उन लोगों की जो एवरेज इनकम होगी, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। अब यहां से कैसे क्या पता चलेगा, आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हो। सी, जैसे अगर मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो संस्था है, ये संस्थाएं अगर किसी भी देश के अंदर लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा डिटेल सर्वे नहीं करते बैठेंगे कि हर एक को जाके पूछेंगे कि बता भाई तेरा एजुकेशन कितना है, तेरी हेल्थ कैसी है, तू कौन सी फैसिलिटी गेन कर सकते हो आप लोग। तो ये सारी चीजें वो पूछते नहीं बैठेंगे वहां पे। तो बेसिकली वो क्या कर लेंगे, वो एक सिंपल एक डेटा फाइंड आउट करेंगे जिसको वो कहेंगे पर कैपिटा इनकम। उसके आधार पे वो अपना अनुमान लगा लेंगे कि हाँ इस देश के अंदर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे देश की इनकम को हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम आएगी वो, अगर सॉरी अगर नहीं, इंडिया की अभी की वो पर कैपिटा इनकम है तकरीबन 1.7 लाख, अराउंड इसके अराउंड ये कुछ, ठीक है। तो 1,70,000 के अराउंड है वो। अगर मैं उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो 2200-2300 डॉलर्स तक कुछ तो भी आ रही है वो। लेकिन 1,70,000 रुपए ऑन एन एवरेज पूरी इंडिया के अंदर कमाया जा रहा है। मतलब हम हर एक की जेब में अभी के लिए 1,70,000 रुपए है, ये पर कैपिटा इनकम कहेंगे। दैट मीन्स इंडिया के अंदर हर इंसान 1,70,000 रुपए साल का कमा रहा है, एक साल का 1,70,000। अब एक बात बताओ, इंडिया के अंदर जिस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है उस सारी फैसिलिटीज के अंदर 1,70,000 में इंसान कैसी जिंदगी जी सकता है? तो सारी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ, प्राइमरी हेल्थ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको, करेक्ट। आपको फूड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है गरीबों को, यहाँ पे ये गरीबों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको वहां पे। तो 1,70,000 रुपए अगर आप इस तरीके की इकोनॉमी में यूज करोगे तब 1,70,000 से आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइफ परचेस कर सकते हो। आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हो, अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ कंजम्पशन करना है तो वो भी कर सकते हो। और जैसे मान लो कपड़े हो गए, फुटवेयर्स हो गए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई घर के अंदर, ये सारी चीजें 1,70,000 में आप कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 1,70,000 में एकदम आलीशान लाइफ जी सकते हो। आप एक गाड़ी खरीद लोगे, लद्दाख घूमने के लिए जा सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके सपने भी नहीं देखना यहाँ पे। बट 1,70,000 से आप आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हो विद द फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंडिया, उसको भी कंसिडर करेंगे तो तब हम ये कह सकते हैं कि 1,70,000 से इंडिया में बेसिक लाइफ को खरीदा जा सकता है। तो यहां से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड समझ में आया। मान लो यही पे 17 लाख रुपए होता तो इसको 10 गुना बढ़ा देते कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम 17 लाख रुपए है। तब आप कहोगे कि नहीं यार बेसिक तो नहीं, ये बेसिक से ज्यादा ही लाइफ जिएगा। मतलब यहाँ पे इसके पास खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर, 17 लाख रुपए मतलब यही बोलोगे ना आप कि उसका घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है उसके पास, करेक्ट। तो वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ गया अभी, है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ गई है। तो किसी भी कंट्री के अंदर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी लिविंग कंडीशन को जज करने के लिए एक जो क्रूड डेटा यूज किया जाता है वो पर कैपिटा इनकम होता है। अब ये जो पर कैपिटा इनकम है ना गाइस, ये सही पिक्चर कभी नहीं दिखाएगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर। नो, इट विल नॉट गिव यू ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का 1% जो क्रीम है, मतलब पॉपुलेशन है, 1% रिचेस्ट पॉपुलेशन, वो इंडिया की 30% से ज्यादा वेल्थ को कैरी कर रहे हैं, 30% से ज्यादा की वेल्थ को कैरी कर रहे हैं, राइट। इंडिया के जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो इंडिया के 30% से कम की वेल्थ को कैरी कर रहे हैं वहां पे। तो मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, राइट। तो पर कैपिटा इनकम इस इनइक्वालिटी को कंसिडर करता ही नहीं है यहाँ पे। देर इज नो कंसिडरेशन ऑफ इनइक्वालिटी अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम। वो बस एक चॉकलेट की दुनिया का एक पिक्चर है कि सबको सब चीजें मिल रही है वहां पर, लेकिन ये कम खर्चे में और कम टाइम में किसी भी कंट्री के अंदर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड
को मेजर करने का एक बेस्ट तरीका माना गया है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, फिर वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, UN हो, ये पर कैपिटा इनकम को ज्यादा वेटेज देती है टू फाइंड आउट द लिविंग कंडीशन ऑफ अ पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन। वो पर कैपिटा इनकम को ज्यादा से ज्यादा वेटेज देंगे, लेकिन ये सही तस्वीर नहीं है। उसके लिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्सेस को देखते हो। तो ये होती है आपकी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है कि पूरे देश की नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पूरे देश की पॉपुलेशन, यहां से आपको मिलेगा पर कैपिटा इनकम विच इज एवरेज इनकम ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? अब अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूंगा और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, तो पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे पहले किन्होंने काउंट की थी? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। 1860-70s की बात है जब उन्होंने पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, तो दादा भाई नौरोजी, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रीडम फाइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो अपने इकोनॉमिक क्रिटिक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश संस्था के ब्रिटिश राज के ऊपर जो भी इकोनॉमिक क्रिटिक्स किए थे ना, उसके लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने एक काफी फेमस बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश व्यवस्था इंडिया के अंदर संपत्ति चुरा के लेके जा रही है ब्रिटेन में। उसको उन्होंने नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब कैसे ब्रिटिश व्यवस्था भारत से पैसा चुरा के ब्रिटेन में लेके जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था तो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन, इंडिया में पर कैपिटा इनकम थी 20 रुपए। उस समय में 20 रुपए मतलब वैल्यू ज्यादा थी 20 रुपए की, ठीक है। तो 20 रुपए की उन्होंने सबसे पहली पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। अभी के लिए कितने ने इंडिया की? 1,70,000। अभी के लिए कितनी है वो? 1,70,000 है वहां पे। अगर हम प्रीवियस कुछ सालों की बात करेंगे तो 10 साल पहले इंडिया की पर कैपिटा इनकम अराउंड 85,000 थी। तो लगभग दोगुना बढ़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, राइट। अब दादा भाई नौरोजी यहाँ पे थोड़ा सा टांग भी खींचते ब्रिटिशर्स की। वो क्या बताते हैं कि इंडिया के अंदर अगर एक इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो 20 रुपए एवरेज कमा रहा है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर कोई प्रिजनर है, कैदी, ब्रिटिश का ब्रिटिश राज के अंदर जो भी कैदी है, तो कैदियों को उन्होंने जब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की तो वो 32 रुपए की निकल के आई। दैट मीन्स इंडिया के अंदर प्रिजनर्स हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कंपेयर टू द नॉर्मल सिटीजन। मतलब जो जो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे, तो वो क्रिटिक कर रहे थे वहां पे, इतनी बुरी हालत कर दी यहाँ पे आम इंसान की कि उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ही गिरा दिया। उससे ज्यादा तो स्टैंडर्ड कैदियों का है। ओके, सो दैट्स हाउ पर कैपिटा इनकम को यूज में लाया जा रहा था इंडिया की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बताने के लिए। आज भी हम उसी का यूज करते हैं, बट पर कैपिटा इनकम इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ डेटा। ये फ्लॉड डेटा है क्योंकि ये इनइक्वालिटी को कंसिडर नहीं करेगा पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट इज जीवीए। नेक्स्ट डेटा होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। नाउ व्हाट इज वैल्यू एडिशन? मैं आपको सिंपल एक सप्लाई चेन से बताता हूँ। जीवीए इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम सप्लाई साइड। जीडीपी जो होता है ना, वो कंज्यूमर साइड से होता है। मतलब मार्केट के अंदर जो भी प्राइजेस है ना, उन प्राइजेस को ऐड करके आपका जीडीपी निकल रहा है। बट जीवीए क्या होता है? प्रोड्यूसर साइड से होता है। मतलब प्रोड्यूसर के साइड में जो भी प्राइजेस है उनको ऐड करके आपको जीवीए निकलेगा। अब व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन? एक सप्लाई चेन आपको बता दो कि मान लो एक फार्मर है, उसने व्हीट उगाया, व्हीट से बना आटा तो फ्लोर, आटे से बना ब्रेड, और ब्रेड से बना आपका सैंडविच। तो ये सप्लाई चेन है, करेक्ट। व्हीट से बना फ्लोर, फ्लोर से बना ब्रेड, ब्रेड से बना सैंडविच। अब मान लो व्हीट है 50 रुपए
किलो, करेक्ट। 1 किलो व्हीट का जो आटा बना वो 50 रुपए में जाएगा क्या? नहीं। तो मान लो वो 75 रुपए में गया, 75 रुपीज में। अब उससे जो ब्रेड बना क्या वो 75 रुपए में जाएगा क्या? तो नहीं। तो मान लो वो गया आपका 100 रुपए में। अब ब्रेड से बना सैंडविच, तो वो 100 रुपए में नहीं, वो 125 रुपए में बेचा जाए, करेक्ट। ये अलग अलग प्राइजेस है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है। अब ये वैल्यू एडिशन भी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, थ्री थिंग्स बेसिकली। एक कैपिटल, दूसरा स्किल, तीसरा टेक्नोलॉजी। प्राइमरी ये तीन चीजों के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो गेहूं बना, गेहूं से आटा बना, तब ये तीन में से किसी या फिर तीन ही चीजों को मिलके आप उसी गेहूं का आटा 75 रुपए में बेच रहे हो, मतलब 25 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन कितने रुपए का हुआ? 25 रुपए का। फ्लोर से ब्रेड बना, मतलब आटे से ब्रेड बना, तो उसमें भी 25 रुपए का वैल्यू एडिशन। ब्रेड से सैंडविच बना तो उसमें भी 25 रुपए का वैल्यू एडिशन, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है। जब आप इन सारी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, है ना। तो आप कह सकते हो व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन? कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, कि आउटपुट वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू, दोनों के बीच का जो गैप है वही आपका वैल्यू एडिशन है ना। यहाँ पे फाइनल वैल्यू 125 रुपए, उसमें से आपने ब्रेड की इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब 100 रुपए निकाल दी, तब आपको क्या मिली? 25 रुपए। ये हो गया आपकी वैल्यू एडिशन। ब्रेड की फाइनल वैल्यू थी 100 रुपए, उसमें से अपने फ्लोर मतलब आटे की इंटरमीडिएट वैल्यू 75 रुपए निकाल दी, तो ये 25, वैसे ये 25। तो ये आपकी आ गई वैल्यू एडिशन। जब आप इन सारी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, है ना। तो दिस इज योर GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब ये जो GVA है ना गाइस, ये प्रोड्यूसर साइड से काउंट कर रहे हैं हम लोग। ये जो वैल्यू है ना, ये प्रोड्यूसर साइड से इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर साइड से नहीं है। इसलिए हमने GVA को सप्लाई साइड की काउंटिंग बताया कि GVA से हम सप्लाई साइड के प्राइसेस को काउंट कर रहे हो वहां पे, जबकि GDP आपके डिमांड साइड से काउंटिंग कर रहा है, करेक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVA is the measure of contribution to the growth made by individual producer, industry और sector। तो ये ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है ना। अब ये वैल्यू एडिशन क्यों होगा? क्योंकि देश के अंदर पैसा है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, तभी ये वैल्यू एडिशन हो सकता है। मान लो हमको पता ही नहीं, वी डोंट हैव स्किल हाउ टू कन्वर्ट फ्लोर मतलब आटे को ब्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करने का हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो कोई स्किल नहीं है उसके बारे में, हाँ, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये आटा ही खाया जाएगा, ब्रेड नहीं खाएंगे आप, तो ब्रेड नहीं बनेगा तो सैंडविच भी नहीं बनेगा, तो ग्रोथ रुक गई ना, यहाँ पे ग्रोथ कम हो गई। इसलिए हमने कहा कि ये जो GVA वैल्यू एडिशन, इट इज द मेजर ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ को मेजर करने का एक तरीका है। जितना ज्यादा GVA उतनी ज्यादा ग्रोथ, जितना कम GVA उतनी कम ग्रोथ। It provide the value, rupee value, मतलब monetary value of the number of goods and services produced in an economy after deducing the cost of input and raw material that have gone into the production of the goods and services। यही चीज हमने बस थोड़ा सा elaborately लिखा है। GVA जो होता है वो सप्लाई साइड से काउंट करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है गाइस? सी, अगर मैं GDP की बात करूंगा तो GDP के अंदर दो चीजें ऐड होगी। ये जो GDP है ना, इसके अंदर दो चीजें, पहला एक तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो है, उसके साथ इसमें टैक्सेस भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, इन दोनों का रोल है, टैक्सेस और सब्सिडी। GVA के अंदर टैक्सेस और सब्सिडी का कोई रोल ही नहीं होता है। जब मैं GVA एट फैक्टर कॉस्ट की बात करूंगा तो उसके अंदर ना कोई टैक्सेस आएंगे ना कोई सब्सिडीज आएंगी वहां पे, बिकॉज इट्स प्योर वैल्यू एडिशन, है ना। तो जब हम किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ना, तब हम GDP का डेटा नहीं निकालेंगे, हम GVA का डेटा निकालेंगे, क्योंकि GVA के अंदर टैक्सेस और सब्सिडी के कारण डिस्टॉर्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। GDP का डेटा डिस्टॉर्टेड हो सकता है ड्यू टू द टैक्सेस और सब्सिडी। कि मान लो फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर सेक्टर में GDP बढ़ गया, GDP कितना बढ़ा? 10% से। कि मान लो पहले 1000 रुपए था,
अब वो 10% के बाद 1100 रुपए हो गया, तो 100 रुपए से बढ़ गया ना। अब ये जीडीपी में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर से दिस ईयर। अब ये जो 100 रुपए जो बढ़े ना, ये इसमें से सारा पैसा प्रोडक्शन के कारण थोड़ी ना बढ़ा होगा, कुछ पैसा टैक्सेस के कारण भी तो बढ़ा होगा। शायद से भारत सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, क्योंकि जीडीपी के अंदर हम फाइनल प्राइस को कंसीडर करते हैं ना, तो फाइनल प्राइस के अंदर तो टैक्सेस भी आएंगे, जैसे जीएसटी आ रहा है आपका, तो जीएसटी बढ़ाने से भी तो आपके 100 रुपए बढ़ सकते हैं ना वहां पे। तो आप ये क्लियरली कह नहीं सकते हो कि जो जीडीपी ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो एक्चुअली प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जब आप जीवीए का डेटा फाइंड आउट करोगे और आपको पता चलेगा कि जीवीए 10% ग्रो हुआ है, लास्ट ईयर जीवीए 1000 रुपीज था और दिस ईयर वो जो जीवीए वो 1100 रुपए हो गया है, तब आप कहोगे कि ये जो जीवीए बढ़ा है ना, इसके अंदर टैक्सेस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज जीवीए इज डिवाइड ऑफ टैक्सेस। जीवीए के अंदर टैक्सेस हम नहीं कंसिडर करेंगे। अगर मैं आपको क्रूड डेफिनेशन बताऊं तो जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। जीडीपी से आप टैक्सेस को माइनस कर दोगे, सब्सिडीज को ऐड कर दोगे उसके अंदर, तब आपको क्या मिलेगा, जीवीए। अब ये कैसे होगा, मैं आगे आके एक एग्जांपल में आपको समझाऊंगा पूरी कहानी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि जीवीए इज डिवाइड ऑफ टैक्सेस, जीवीए के अंदर टैक्सेस नहीं काउंट करोगे आप, तब ये जो 10% ग्रोथ हुई है ना, ये प्योर ग्रोथ हुई है। इसीलिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ को काउंट करने के लिए ऑलवेज जीवीए का डेटा यूज में लाया जाता है, ऑलवेज। अगर किसी सेक्टर में जीवीए ग्रोथ कम है वहां पे, तो ये माना जाएगा कि उस सेक्टर के अंदर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड स्किल इसकी कमी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जीवीए कम दिखाई दे रहा है, तब आप कहोगे कि एग्रीकल्चर में कैपिटल भी कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, स्किल की कमी है। जब तक कि आप इन तीनों चीजों को बढ़ाओगे नहीं, तब तक के एग्रीकल्चर सेक्टर में जीवीए बढ़ेगा नहीं, मतलब ग्रोथ नहीं होगी एग्रीकल्चर सेक्टर की, बात है ना। अगर जीडीपी की ग्रोथ करनी तो वहां पे सिंपल मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा, सब्सिडीज कम कर दूंगा, सब्सिडीज कम करके टैक्सेस बढ़ा के भी तो जीडीपी बढ़ जाएगा वहां पे। तो दैट्स हाउ जीडीपी डेटा इज अ डिस्टॉर्टेड डेटा, बट जीवीए डेटा इज अ प्योर ग्रोथ डेटा, वो बस वैल्यू एडिशन को काउंट कर रहा है वहां। अंडरस्टूड? So this is gross value addition, and this is the importance of GVA into the economy. Okay, तो आई होप सो आपको समझ में आया कि जीवीए क्या होता है। तो जीवीए जो होता है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो वो फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। जीवीए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस, वही चीज लिखी आप यहाँ पे देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस, दिस इज योर जीवीए। The base year for the calculation of GVA is 2011-12। ये याद रखना है आपको, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा कि जीवीए का बेस ईयर क्या है, क्योंकि जब आप जीवीए की ग्रोथ फाइंड आउट करोगे तब आपको कंपैरिजन में कोई तो ईयर चाहिए ना, तब आप बेस ईयर से कंपेयर करोगे कि 2023 का जीवीए कंपेयर करोगे 2011-12 से, तब आपको पता चलेगा कि कितना ग्रोथ हुआ है कितना नहीं। तो उसके लिए आपको बेस ईयर की जरूरत है, जो जीडीपी के अंदर भी लगता है, तो दोनों जगह पे 2011-12 का आपका बेस ईयर काउंट किया जाता है। By deducing taxes on product and adding subsidies on product, GVA focus solely on the value generated by economic activities, excluding the impact of taxes and subsidy। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई है कि जीवीए क्या करता है, वैल्यू जनरेटेड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब वैल्यू एडिशन, उसी के ऊपर जीवीए का फोकस्ड होता है। उन्हीं सारी वैल्यू एडिशन को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलेगा, मतलब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण कितना वैल्यू एडिशन जनरेट हुआ है, मतलब कितना ज्यादा हमने ग्रो किया है, वो प्योर डेटा हमको मिल रहा है। ठीक है, आजकल जो जीवीए, पहले जीवीए फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था, जो मैंने ये आपको डेफिनेशन बताई, लेकिन अभी के लिए जीवीए बेसिक प्राइस पे निकाला जाता है। अब ये बेसिक प्राइस पे क्या होता है वो आगे जाके आपको समझेगा, डोंट वरी। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, इन तीनों के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ जीवीए के सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, कि किसी इकोनॉमी के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देगा तो वो जीवीए, जीडीपी नहीं देगा, क्योंकि जीडीपी के अंदर टैक्सेस और सब्सिडीज के कारण डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन जीवीए में ना टैक्सेस है ना सब्सिडीज है, तो इसलिए सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के बारे में जीवीए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा,
पॉलिसी मेकिंग के दौरान। तो जीवीए प्रोवाइड डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय सेक्टर, allowing policymakers to analyze and understand which sectors are ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जिस सेक्टर में जीवीए ज्यादा होगा आपको समझ में आएगा कि वो सेक्टर ड्राइव कर रहा है इकोनॉमी को, है ना, क्योंकि उसमें पैसा भी है, कैपिटल भी है, स्किल भी है, टेक्नोलॉजी भी, इसलिए जीवीए ज्यादा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ जीवीए। व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ जीवीए? कि जीवीए के अंदर नॉन मार्केट एक्टिविटीज को ऐड नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। इट डज नॉट कंसीडर नॉन मार्केट एक्टिविटीज सच एज हाउस होल्ड प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो घर के अंदर कोई आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो घर के अंदर, जिसको आपने कहीं पर रजिस्टर नहीं किया है, कि मान लो जैसे आपको केक बनाने का नॉलेज है, तो आप क्या कर रहे हो, गली के अंदर कुछ लोगों के लिए केक बना के दे रहे हो वहां पे, तो उससे कुछ इनकम जनरेट हो रही है आपकी, तो वो हाउस होल्ड प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज को जीवीए के अंदर कोई जगह नहीं है, लेकिन वो तो एक्टिविटी हो रही है ना, उसको तो काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर डेटा, अब जीवीए जो है ना वो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा अच्छे से काम करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जीवीए का जो डेटा है ना वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो डिस्टॉर्टिंग होता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है ये पता ही नहीं चलता वहां पे, देयर इज नो प्रॉपर रिकॉर्डिंग इनटू द इनफॉर्मल सेक्टर, तो इसलिए वैल्यू एडिशन पता ही नहीं चलती वहां पे कितनी की ज्यादा वैल्यू एडिशन हुई कितनी। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द जीवीए कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज को ऐड नहीं करेंगे और इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा वो डिस्टॉर्टेड फेटा होता है, वो एक्यूरेट डेटा नहीं होता वहां पे, करेक्ट। तो उसके अंदर जीवीए कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है। जीडीपी और जीवीए का डिफरेंस क्या है, तो एक सिंपल चार्ट में मैंने यहाँ पे दिखाया है आपके सामने, दैट जीवीए जो होता है ना, सॉरी जीडीपी एंड जीवीए, जीडीपी जो होता है ना, इट्स अ मेजर ऑफ टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, एंड जीवीए क्या होता है, इट्स अ वैल्यू जनरेटेड बाय सेक्टर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो ये क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि ये क्या है, ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है। GVS talk about value addition and GDP talk about final value of goods and services। तो इसके अंदर टैक्सेस और सब्सिडीज का भी प्ले है। कैलकुलेशन के अंदर हम देखेंगे तो जीडीपी जो होता है वो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जीवीए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फाइनल वैल्यू से इंटरमीडिएट वैल्यू को माइनस करके, एक ही तरीका है जीवीए कैलकुलेट करने का। इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी, यस, जीडीपी के अंदर टैक्सेस और सब्सिडी का इंक्लूजन होता है, जीवीए के अंदर नहीं होता है। अब बेसिक प्राइस के अंदर थोड़ा सा बदल आएगा, वो समझेंगे आप। फोकस ऑन प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन, तो जीडीपी का फोकस कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। द मेजर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्स द वैल्यू एडेड ओनली। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे तो इट इंडिकेट ओवरऑल इकोनॉमिक साइज एंड एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री, जबकि जीवीए क्या बताता है आपको, इट प्रोवाइड इनसाइट इनटू प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ सेक्टर, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी, स्किल और कैपिटल, इन तीन मुद्दों के आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई भी सेक्टर कितना प्रोडक्टिव है कितना नहीं, जो जीवीए में ही पता चलेगा, जीडीपी के अंदर वो चीज पता नहीं चलती है। जीडीपी की बात करेंगे, इट प्रोवाइड ओवरऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जबकि जीवीए की बात करेंगे तो वो सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको, किस सेक्टर में कैसे ग्रोथ है वो। ओके, सो दैट्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी। ओके, आगे बढ़ते। हाँ, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस, ये चीजें क्या है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझेगा। एक सप्लाई चेन ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ओके गाइस, इस सप्लाई चेन को समझने से पहले हमको कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी होता है, जैसे कि प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, अब फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मैंने जमीन खरीदी है, तो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन
टैक्स देना पड़ा, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ी वहां पे, देन वहां पे कुछ लैंड टैक्स लगेंगे, है ना, कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस लगेंगे, तो वो प्रोडक्शन के ऊपर लग रहे हैं। मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसके ऊपर नहीं लग रहा है कि मान लो मैं 100 पेन बना रहा हूं, तब जो लैंड टैक्स होगा, जो आपकी वहां पे रजिस्ट्रेशन फी होगी, वो उतनी होगी अगर मैं 1000 पेन भी बनाऊंगा तो बदलेगी नहीं वो, है ना। मैं कितना भी प्रोडक्शन करूं, 100,000 कितने भी पेन बनाऊं, लेकिन प्रोडक्शन टैक्सेस उतने ही होंगे। उसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडी भी होती है जो प्रोसेसेस के ऊपर दी जाती है, जबकि प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडी होती है जो आइटम के ऊपर मिलती है। जितने ज्यादा आइटम उतने ज्यादा प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडी। जैसे जीएसटी, अगर मैं एक पेन खरीद रहा हूं तो जीएसटी एक बार दे रहा हूं, 2 पेन खरीद रहा हूं तो 2 बार जीएसटी, 3 पेन तो 3 बार। जितने पेन बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा जीएसटी का अमाउंट बढ़ते जाएगा, मतलब टैक्स का अमाउंट बढ़ रहा है, उसी तरीके से सब्सिडी का भी अमाउंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी, ये अलग अलग तरीके होते हैं। अब मान लो कि ये एक नैनो कार है, इलेक्ट्रिक नैनो कार, ईवी, ठीक है, और ये इसका शोरूम। अब यहाँ पे हम सप्लाई चेन में काम कैसे हो रहा है वो देखेंगे। सी, ये आइडियल सप्लाई चेन है, इसके अंदर हमने बीच के जो ट्रेडर्स है उनको एलिमिनेट कर दिया है, मतलब फैक्ट्री से डायरेक्ट शोरूम में गाड़ी जा रही है आपकी, तो बीच में कोई ट्रेडर नहीं है। आप ये मान के चलो फैक्ट्री आउटलेट में गाड़ी बेची जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई चेन कैसे काम करेगी। सी, नैनो कार है, इसको बनाने का एक खर्चा होगा कि मान लो वो खर्चा है आपका 30 रुपए, 30 रुपीज की नैनो कार बन रही है, ठीक है, सस्ते में मिलती है ना, हमने 30 रुपए को बनाया, ठीक है। अब ये कंपनी के अंदर 30 रुपए जो लिखा है हमने, ये उसकी लागत है, मतलब ये वो खर्चा है जो रतन टाटा जी को लग रहा है टू प्रोड्यूस अ कार, तो ये फैक्टर कॉस्ट है। ये क्या है आपकी फैक्टर कॉस्ट। ये जो 30 रुपए है ना, ये लेबर की कॉस्ट है, ये लैंड की कॉस्ट है, ये कैपिटल की कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, सबकी जो भी कीमत होगी वो 30 रुपए, मतलब 30 रुपए गाड़ी बनाने का खर्चा जो रतन टाटा जी अपनी जेब से दे रहे, करेक्ट। ये होगी फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस भी आएंगे, सब्सिडीज भी आएंगे, ठीक है। अब हम यहां पे ऐड करते हैं प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। तो मान लो प्रोडक्शन टैक्स लग गया आपका 10 रुपए, प्रोडक्शन टैक्स कितना लग गया आपका 10 रुपए लग गया आपका, है ना। तब 30 रुपए के ऊपर लग गया तो 40 रुपए होगी गाड़ी की प्राइस, प्रोडक्शन टैक्स। फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन फीस, है ना, एग्जांपल के तौर पे, करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो भारत सरकार ने सोचा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो बढ़ावा मिलना चाहिए, तो सब्सिडी देके बढ़ावा कर रहे हैं सरकार, तो यहाँ पे प्रोडक्शन सब्सिडी भी मिल गई। प्रोडक्शन के ऊपर क्या मिल गई, सब्सिडी। कि मान लो भारत सरकार ने 5 रुपए की प्रोडक्शन सब्सिडी दे दी, जैसे फेम योजना के तहत देते ना भारत सरकार, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है वहां पे प्रोड्यूसर को, फेम योजना के तहत। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फेम योजना के तहत 5 रुपए की सब्सिडी मिल गई। अब सब्सिडी का पैसा डिडक्ट होगा ना, क्योंकि ये पैसा सरकार ने दिया है, तो 40 में से सब्सिडी माइनस कर देंगे हम, तो 40 में से 35 रुपए की सब्सिडी, सॉरी 35 रुपए की प्राइस होगी सब्सिडी के बाद। नाउ दिस इज योर बेस प्राइस, ये क्या बन गई बेस प्राइस। तो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन बेस प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, यहां पे लिखता हूं। फैक्टर कॉस्ट और बेस प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है कि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे तब मिलेगी बेस प्राइस, है ना। अब ये बेस प्राइस मतलब आप ये मान के चलो कि ये फैक्ट्री गेट के ऊपर है, ये फैक्ट्री गेट के ऊपर प्राइस है, मतलब अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर थी ना गाड़ी, अब गाड़ी पूरी प्रोड्यूस हो गई, अब मार्केट में बेचने के लिए रेडी, तो फैक्ट्री गेट से बाहर निकली। जब फैक्ट्री गेट से गाड़ी बाहर निकली तब अलग टैक्सेस और अलग सब्सिडी लगेंगी, तो वो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी, मतलब अब यहाँ पे पर प्रोडक्ट खर्चे होंगे। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स आ गया, प्रोडक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, है ना, पर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी लगा। तो मान लो हम 10 रुपए का जीएसटी लगा रहे हैं, तो जीएसटी की प्राइस ऐड की जाएगी ना इसमें, तो 45 रुपए हो गए आपके,
लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, अगर आप आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में खरीदने जाओगे तो भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है आपको। तो ये वाली गाड़ी के ऊपर भी सब्सिडी मिल रही है, तो वो कैसी होगी? प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ये पर प्रोडक्ट मिल रही है। ये कैसी मिल रही है? पर प्रोडक्ट। अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस थी ना, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर पर प्रोडक्ट का कोई लेना देना ही नहीं था, एक पूरी प्रोसेस के ऊपर लग रहा था। लेकिन अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस और सब्सिडी लग रही है। तो मान लो यहाँ पे 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, है ना। अब ये 5 रुपए की जो सब्सिडी दी है, तो ये 40 रुपए में बेची गई गाड़ी। तो शोरूम के अंदर आप जब गाड़ी खरीदोगे तब आपको वो मिलेगी 40 रुपए में, करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल फाइनल प्राइस। तो इसको आपने कहा मार्केट प्राइस। ये क्या बन गया आपकी? मार्केट प्राइस। तो गाइस, फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस, तीन अलग अलग कीमतें हैं ना। एक ही गाड़ी है लेकिन तीन अलग अलग कीमतें यहाँ पे। तो बेसिक डिफरेंस अगर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अंदर निकालेंगे तो मार्केट प्राइस से अगर आप सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दोगे और सारी सब्सिडी ऐड कर दोगे तब आपको मिलेगी फैक्टर कॉस्ट, है ना। यही है। ये जो 40 रुपए की गाड़ी है ना, इसके अंदर से हमने ये प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस 20 रुपए के टैक्सेस निकाल दिए। तो 20 रुपए हो गए, 40 माइनस 20 मतलब 20 बच गए। उसके अंदर सब्सिडी ऐड करेंगे। अब सब्सिडी ऐड करने के बाद 5 रुपए ये प्रोडक्ट सब्सिडी के, 5 रुपए प्रोडक्शन सब्सिडी के, मतलब 10 ऐड कर देंगे तो 20 और 10 30 हो गए। वही तो आपकी फैक्टर कॉस्ट है, करेक्ट। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस आता है ना गाइस, वो सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस इनके कारण आता है। यही चीज यहाँ पे लिखी है। जो मार्केट प्राइस थी हमारी गाड़ी 40 रुपए की थी, ठीक है। तो 40 रुपए की गाड़ी थी हमारी, वो 40 रुपए कैसे आए? फैक्टर कॉस्ट 30 रुपए थी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 10 और 10 थे ना, तो 20 रुपए ऐड कर दिए। सब्सिडीज भी मिली थी 5 और 5 रुपए की, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस 2 सब्सिडीज मतलब 10 हो गए, तो कितना हो गया? 40। हेंस प्रूव। तो योर मार्केट कॉस्ट और फैक्टर प्राइस दोनों के अंदर जो डिफरेंस आता है वो इनके कारण आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। अगर मैं आज की बात करूंगा, टुडे 2023, तो 2023 में जो जीडीपी कैलकुलेट होता है वो जीडीपी कैलकुलेट होता है आपका पूरा का पूरा मार्केट प्राइस के ऊपर, है ना। जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। इसलिए मैंने कहा कि जीडीपी के अंदर टैक्सेस भी आ रहे हैं और सब्सिडी सब्सट्रैक्ट हो रही है, ओके। और जो जीवीए है आपका, वो बेस प्राइस पे कैलकुलेट किया जा रहा है अभी के लिए नए नियम के अनुसार। तो जीवीए बेस प्राइस के ऊपर मतलब यहां पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तब आप क्या कहोगे जीवीए के अंदर कि फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करने के बाद और फैक्टर कॉस्ट से प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करने के बाद जो प्राइस बचेगी वो बेस प्राइस। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ हम इकोनॉमिक के अंदर तीन तरीके के प्राइसेस देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अभी के लिए जो जीडीपी कैलकुलेट होता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, ये याद रखना है सबको, ओके। बाकी ये तो फैक्टर कॉस्ट वगैरह वही चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर भी बताया था मैंने कि मार्केट प्राइस से पूरे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो और सारी सब्सिडीज ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगी? फैक्टर कॉस्ट। जैसे हमारी गाड़ी की फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? 30 रुपए। अब दूसरे साइड पे भी 30 रुपए आना चाहिए, तो मार्केट प्राइस थी गाड़ी की 40 रुपए, माइनस सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे? 20 रुपए के, तो 20 रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए, प्लस सब्सिडी ऐड कर दो। सब्सिडी कितनी थी वहां पे? 10 रुपए की, आपको 30 रुपए ही मिल रहे हैं ना। LHS इज इक्वल टू RHS। तो दिस इज योर डिफरेंट प्राइजेस, ओके। अच्छा, चैप्टर का जो लास्ट हिस्सा है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। हम जब कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फिफ्थ इनटू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। ये मार्केट वैल्यू के ऊपर निकलता है। मार्केट प्राइस अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि मार्केट वैल्यू के ऊपर निकलता है जीडीपी, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। अब ये जो मार्केट प्राइस होगी ये करंट ईयर पे होगी ना, बेस ईयर और करंट ईयर, ये दो तरीके के ईयर होते हैं। बेस ईयर मतलब अभी के लिए 2011-12 यूज कर रहे हैं, करंट ईयर मतलब अभी का 2024 चालू है आपका, ठीक है। अगर मान लो एक नैनो गाड़ी, ठीक है, अभी प्रोड्यूस हो रही है, एक नैनो गाड़ी अभी जो प्रोड्यूस हो रही है 2024 में, अगर इसकी प्राइस निकालेंगे हम तो मान लो उसकी प्राइस होगी 1 लाख रुपए, ठीक है।
तब हम कहेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस। हमने गाड़ी की वैल्यू फाइंड आउट की ना, तो ये जीडीपी निकल गया। तो जीडीपी एट करंट प्राइस इज 1 लाख रुपीज। अब उसको कहोगे नॉमिनल जीडीपी। तो इट इज जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट ईयर के प्राइजेस के ऊपर। ये हो गया नॉमिनल। देन व्हाट इज रियल जीडीपी? तो इट इज एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंज, मतलब इन्फ्लेशन। जब हम ये जो गाड़ी नैनो 2024 में बनाएगी, इसकी 1 लाख रुपए कीमत है। हमको ये समझना है कि ये जो 1 लाख रुपए कीमत है, ये इन्फ्लेशन के साथ है कि इन्फ्लेशन के बिना है। तो इसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। हम कंपेयर करेंगे बेस ईयर से। तो 2011-12 में मान लो गाड़ी थी आपकी 90,000 की, 90,000 की। तब आप कहोगे कि सेम क्वालिटी की गाड़ी 2011-12 में 90,000 में मिल रही थी, सेम क्वालिटी की गाड़ी 2024 में आपकी 1 लाख रुपए में मिल रही, मतलब 10,000 रुपए का आपका इन्फ्लेशन है ना। तो आपने जब बेस ईयर की प्राइजेस को कंसिडर किया आज के प्रोडक्शन के लिए, तब वो रियल जीडीपी निकल के आया आपका। इट मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंज, है ना। तब आपने नैनो गाड़ी का जो जीडीपी दिखाया वो 90,000 रुपए दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि भाई बेस ईयर में तो 90,000 थी ना प्राइस, है ना। तो जो बेस ईयर की प्राइजेस पे आपने नैनो गाड़ी का प्रोडक्शन काउंट किया, तब वो हो गया रियल जीडीपी। तो इट्स अ जीडीपी एट बेस ईयर। इसको कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस भी कहेंगे आप। सो दिस इज योर रियल जीडीपी। तो ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू।